हो गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल STCGSL पर। मैं गुलशन कुमार। आज मैं आप लोगों का क्लास 10th फिजिक्स का पार्ट 3 वीडियो बताने जा रहा हूं, जिसमें आप लोगों को बताऊंगा दर्पण के बारे में, मिरर के बारे में। मैंने फर्स्ट वीडियो में लाइट के बारे में बताया है, उसका इंट्रोडक्शन दिया है। उसके बाद सेकेंड वीडियो में मैंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताया है और परावर्तन का नियम बतला दिया है और उसकी घटना बता दिया है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा दर्पण के बारे में। दर्पण क्या होती है? तो दोस्तों, दर्पण जो होती है ना, दर्पण एक परावर्तक पृष्ठ होता है। एक ऐसा पृष्ठ जिससे प्रकाश के अधिकांश भाग, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भाग का परावर्तन होता है, वैसे पृष्ठ को हम लोग दर्पण बोलते हैं। दर्पण जो होता है, इससे प्रकाश के अधिकांश भाग का परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो ये तो दर्पण हो गई, जिसमें हम क्या होता है, किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का ना प्रतिबिंब बनाते हैं, इमेज बनाते हैं। तो दर्पण जो होता है दोस्तों, वो दो तरह का होता है। देखिए तो दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। एक समतल दर्पण, दूसरी गोलीय दर्पण होती है। समतल दर्पण जो होता है, उसका परावर्तक पृष्ठ दोस्तों वह समतल होता है। ये मान लीजिए एक समतल दर्पण है और इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है, ये इसका हो जाएगा परावर्तक पृष्ठ, और ये पीछे का रोलिक क्या हुआ भाग होता है, कलई क्या हुआ भाग होता है। तो ये जो दर्पण आपको दिख रहा है ना, जहाँ से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होगा, ऐसे इस प्रकार से, इस तरह से होगा। ये दर्पण होगा समतल दर्पण। आप समझ रहे होंगे ये कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। नाम से क्लियर है। समतल दर्पण क्या होगी? तो जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक सतह प्लेन होगा, समतल होगा, वैसे दर्पण को हम लोग बोलेंगे समतल दर्पण। और अगला होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जो होता है दोस्तों, वह क्या होता है, उसका परावर्तक पृष्ठ जो होता है वह वक्रित होता है। वक्रित का मतलब क्या होता है? जैसे कर्व के अनुसार, इस प्रकार से, इस जगह से अपने अनुसार वक्रित होगा। ये मान लीजिए ये रहा, ये दर्पण गोलीय दर्पण है। ये किसी गोले का भाग होता है, जिसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। ये अपने जगह पर वक्रित होता है। ये रहा, कर्व के अनुसार, वक्र के अनुसार होता है। ये दर्पण जो होगा दोस्तों, गोलीय दर्पण होगा। तो गोलीय दर्पण के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा समतल दर्पण, और समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, कैसे बनती है प्रतिबिंब समतल दर्पण में। ओके, तो आइए आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ समतल दर्पण में प्रतिबिंब। एक बार फिर से, दर्पण जो होता है वो कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, दूसरी होती है गोलीय दर्पण। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनती है। आप समतल दर्पण समझ चुके हैं, प्रतिबिंब क्या होती है। तो याद रखिए, जब किसी परावर्तक पृष्ठ से प्रकाश की किरणें गुजरती है और गुजरने के बाद जब एक दूसरे को काटती है या काटते हुए प्रतीत होती है ना, तो हम उसे कहते हैं प्रतिबिंब उस जगह पर बन रही है। ठीक, तो आइए आज मैं आपको बता रहा हूँ कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनती है और कहाँ बनती है। ठीक, तो आइए, तो सबसे पहले इसके लिए क्या करना होगा, मुझे एक समतल दर्पण चाहिए। अगर इमेज बनानी है तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? दर्पण चाहिए। और किस दर्पण में हमें इमेज बनानी है? तो हमें जो इमेज बनानी है वह समतल दर्पण में बनानी है। ये रहा आपका समतल दर्पण। ये कौन सी दर्पण है? समतल दर्पण। और ये समतल दर्पण का जो पीछे का भाग होता है ना, इस भाग को बोलते हैं हम लोग, ये पीछे वाला जो भाग होता है, इस भाग को हम बोलते हैं रोलिक क्या हुआ भाग, कलई क्या हुआ भाग। ये कलई क्या होता है, पेंट क्या हुआ होता है, पीछे का भाग हो जाएगा। और ये जो आगे वाला भाग होता है ना इसका, इसे हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह। इसी से प्रकाश के किरण का सतह होगा, प्रकाश के किरण का परावर्तन होगा। ये हो गया आपका दोस्तों परावर्तक सतह। कौन सी सतह हो गया? परावर्तक सतह। और ये दर्पण कौन सी है? समतल दर्पण। कौन सी दर्पण है? समतल दर्पण। अब समतल दर्पण के बीचों बीच एक मेन एक्सिस जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, जो मेन लाइन जाती है। तो यहाँ से मैं काम करता हूँ, बीचों बीच एक प्रिंसिपल एक्सिस गुजार रहा हूँ। ये रहा, जो डॉट डॉट लाइन के द्वारा जा रही है। ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, जो इस लाइन से जा रही है, दर्पण से होकर के जा रही है। ये रहा। ठीक, अब मुझे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है। तो सबसे पहले हमें, अगर किसी का प्रतिबिंब बनाना है तो उसे दर्पण के सामने रखना होता है। उसे दर्पण के सामने रखना है। तो मान लीजिए हमने कोई वस्तु लिया, ये लिया यहाँ से, ठीक, ये रहा ए बी,
ये वस्तु ए बी है और इस ए बी का हमें प्रतिबिंब बनानी है, इसलिए मैंने इसे दर्पण के सामने रखा। इसे कहाँ रखा? दर्पण के सामने रख दिया। अब इसका हमें प्रतिबिंब बनानी है। तो एक बात याद करो, थोड़ा सा मैं इसे बड़ा लेता हूँ ताकि हमारा फिगर सीधा होगा। ये रहा। अब मुझे इस ए बी का प्रतिबिंब बनाना है दर्पण में। तो एक बात याद रखना, बात यह है किसी भी बिंदु का अगर हमें प्रतिबिंब बनाना हो, किसी भी वस्तु का अगर हमें प्रतिबिंब बनाना हो, तो उससे होकर के कम से कम 2 रे गुजारते हैं। कितनी रे गुजारते हैं? 2 रे गुजारते हैं। और वह दोनों रे उस परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा ना, काटेगा ना, जिस बिंदु पर मिलेगा ना, वहीं पर उसका प्रतिबिंब बनता है। ओके, समझ में आई? एक बार फिर से मैं क्लियर करता हूँ कि यदि किसी वस्तु का हमें प्रतिबिंब बनाना होगा, तो मुझे जिसका प्रतिबिंब बनाना होता है ना, याद कीजिए, जिस वस्तु का हमें जिसका प्रतिबिंब बनाना होता है ना, जिसका प्रतिबिंब बनाना होता है, फिजिक्स की भाषा में उसे बिंब बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? बिंब बोलते हैं। ये रहा आपका बिंब। इसी बिंब का ना हमें प्रतिबिंब बनानी है। अब हमें इस बिंब का प्रतिबिंब इस समतल दर्पण में बनानी है। तो मैं फिर से बता रहा हूं कि किसी भी बिंब का अगर हमें प्रतिबिंब बनानी हो, तो उस बिंब से कम मिनिमम 2 रे गुजारते हैं। कितने किरण गुजारते हैं? 2 किरण गुजारते हैं। तो यहाँ से हम 2 किरण गुजारेंगे। सुनना ध्यान से। एक किरण जो इस मेन लाइन के पैरेलल जाएगा, समांतर जाएगा। एक वैसी किरण गुजारेंगे, ये रहा, जो इसके ये रहा, इससे गया। ये जो किरण जा रही है ना, किरण यहाँ से चलकर इस दर्पण से जो टकरा रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस मेन एक्सिस के समांतर जा रही है। अब बात ये भी होता है कि ये अगर यहाँ से टकराएगा तो कितने के कोण पर परावर्तित होगा? किसी ना किसी एंगल पर तो रिफ्लेक्ट होगा ना। तो ये चीज़ मैंने आपको प्रकाश के परावर्तन की घटना से बता रखा है। याद कीजिए, इसमें मैंने क्या बता रखा है कि ये मान लीजिए आपका दर्पण है, ये रहा समतल दर्पण, परावर्तक पृष्ठ इसका ऊपर है, इधर से आएगा किरण, आने वाली किरण आपतित किरण, और यहाँ पर डालते हैं हम लोग अभिलंब, और जितना कोण के साथ, जितना कोण अभिलंब के साथ बनता है, उतना ही कोण के साथ ये रिफ्लेक्ट भी जाता है। ये आर होगा, अर्थात कोण आई बराबर होता है कोण आर का। अगर कोण आई कोण आर के बराबर होने का मतलब समझिए, मतलब ये हुआ कि अगर ये आपतित किरण, आने वाली किरण अभिलंब के साथ 30 डिग्री के कोण पर आ रही है ना, तो जाएगा भी 30 डिग्री के कोण पर ही। अगर 60 डिग्री के कोण पर आता, 60 डिग्री के एंगल पर आता, तो वह जाता भी 60 डिग्री के ही एंगल पर। इतना जाता किसके साथ? अभिलंब के साथ। अब मैं दूसरी बातें बता रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। अब मैं एक ऐसी किरण गुजार रहा हूँ, यहाँ देखिए, एक ऐसा किरण ला रहा हूँ जो इस दर्पण पर एकदम सीधा पड़ेगा दोस्तों। ये रहा, इस तरह से पड़ा, इस दर्पण पर एकदम सीधा आकर के गिर रहा है। अब एक बात बताओ, ये इस पर सीधा आकर पड़ रहा है, अगर मैं इस पर अभिलंब डालूंगा तो अभिलंब भी तो इसका यही बनेगा ना, अभिलंब भी तो इस पर सीधा गिरेगा। अब मैंने क्या बताया, अभिलंब के साथ जितने कोण पर आएगा उतने ही कोण पर जाएगा। उसी प्रकार से ये जो किरण अभिलंब के साथ आ रही है, तो सुनो, इसी अभिलंब पर आ रही है, तो जब दो रेखा एक दूसरे पर होती है ना, तो दोनों के बीच कोई कोण नहीं बनता है। तो यहाँ पर अभिलंब के साथ आने वाली किरण कितना का कोण बना रहा है? थीटा बोलो तो 0 डिग्री। थीटा कितना आ रही है? 0 डिग्री। अगर ये 0 डिग्री के कोण के साथ आ रही है ना, तो जाएगा भी 0 डिग्री के इस कोण के साथ, जाएगा भी 0 डिग्री के कोण के साथ। मतलब जिस लाइन पर ये आ रही है ना, ये उसी लाइन पर ऊपर चली जाएगी। ऐसे इस प्रकार से होता है परावर्तन। अभी मैं आपको उस मिरर में दिखलाता हूँ।
ये रहा आपका मिरर, दिख रहा है आपको मिरर, और इस मिरर का ये आपका समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है। ये जो है आपका प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है। और इस दर्पण का पीछे वाला जो भाग है, इस दर्पण का जो पीछे वाला भाग है ना, वह कलई क्या हुआ होता है, पेंट क्या हुआ होता है, ऐसा आप अपने घर में कर सकते हो, देख सकते हो। ओके, देख सकते हो। अब और हर किसी के घर में ये समतल दर्पण होता है। अब ध्यान दीजिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, तो आप लोग सुनना कि ये समतल दर्पण है, और समतल दर्पण पर हम कोई किरण गुजारेंगे ना, ये रहा, तो ये सीधा सीधा जो इस पर पड़ रहा है ये अविलंब का काम करेगा। सीधा सीधा जो पड़ रहा है ना ये इस पर, वो अविलंब का काम करेगा। और अगर मैं किरण इस पर ऐसे लाऊंगा, इस प्रकार से, अगर मैंने किरण इस प्रकार से ऐसे लाया तो अविलंब के साथ ऐसे ये जाएगा। अमन इधर आना, ये देखिए मैं आपको समझाता हूँ। पकड़ो, ये देखिए, एक मिनट, ये रहा, हाथ उठाना ऊपर, कैमरे में आने देना। ये अविलंब है, इसे भी पकड़ो, एक हाथ से मिरर पकड़ो, एक हाथ से इसे पकड़ो। ये समतल दर्पण है और ये मिरर है, प्लेन मिरर है, और इसके ऊपर मैंने अभिलंब डाल रखा है ऑलरेडी पहले से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सुनना, कि मैं किरण ला रहा हूँ, कहीं से किरण लाया और यहाँ पर इतने, यहाँ पर पड़ा, अभिलंब के साथ जुड़ा हुआ है। तो अभिलंब के साथ ये जिस कोण से जुड़ा हुआ है, तो ये जाएगा भी इधर उसी कोण के साथ, ऐसे चला जाएगा। मतलब आया ये ऐसे, फिर जाएगा ऐसे, एंगल के साथ जाएगा। अगर यहाँ से ये 30 डिग्री के कोण के साथ आ रहा है, जैसे ये देखिए, यहाँ से 30 डिग्री के कोण के साथ आया, तो ये यहाँ से निकलेगा 30 डिग्री के कोण के साथ, ऐसा निकलेगा। समझ रहे आप, ऐसा ही होता है। और दूसरी बात ये कि अगर मैं इस पे एक काम ऐसा करूं, क्या किरण को मैं सीधा गुजारूं इस पर, ये रहा, ये देखिए, इसी पर अभिलंब पर लाया किरण को। जब मैं किरण को अभिलंब पर लाया तो अभिलंब के साथ इसका कोई कोण बन रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो एंगल जो बन रहा है ना इस जगह पर, वह एंगल कितना है? 0 डिग्री का। थीटा कितना है? 0 डिग्री का। अब ये 0 डिग्री पर आ रहा है तो जाएगा भी 0 डिग्री पर। कितने डिग्री पर जाएगा? 0 डिग्री पर। मतलब जिस पर आ रहा है ना ये लंब की तरह, उसी पर लौट आएगा। अर्थात जाने वाला आने वाला किरण जैसे ये है वैसे ये चला जाएगा। जिस पर आ रहा है, जिस रेखा पर, उसी रेखा पर ये ऊपर चला जाएगा। ऐसा आप समझ सकते हैं, इस तरह से होता है। तो समझ गए होंगे किस प्रकार से कोण बनता है और कैसे होता है प्रकाश के परावर्तन। ओके, तो आप लोगों ने देखा। मतलब मैं ये बता रहा था कि यहाँ जो मैंने किरण गुजारा है इस बिंब से होकर के, वह प्लेन मिरर से टकराया है, प्लेन मिरर से टकराया है। अब ये जो प्लेन मिरर से टकराया है तो ये सीधा सीधा बन रहा है। अब बताओ, अगर मैं इस पर लंब डालूंगा तो इस पर लंब भी तो ऐसे ही जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो इस पर लंब भी वैसे ही जाएगा, इस तरह से जाएगा। ओके, वेरी गुड, समझ गया। ये रहा, एकदम सीधा जाएगा लंब। अब यहाँ पर एंगल कुछ बन नहीं रहा, तो यहाँ के लिए जो दोस्तों थीटा आएगा, वह थीटा क्या आएगा? 0 डिग्री। अगर ये किरण 0 डिग्री पर जा रहा है तो रिटर्न भी होगा 0 डिग्री पर। मतलब जिस कोण पर ये जा रहा है ना, उसी कोण पर ये रिटर्न भी होगा। बात समझ में आ गई? इतनी बातें। एक किरण कैसे रिफ्लेक्ट हुआ? दूसरे काम करता हूँ ना। दूसरा काम ये है कि यहाँ से इसे लाता हूँ और इस मिड पॉइंट पर मिलाता हूँ। एक किरण जो यहाँ से आएगा और इस मिड पॉइंट पर जाएगा। ये रहा, एक मिनट जरा ठहर जाओ, कोण कुछ बन नहीं रहा है, थोड़ा सा कोण के साथ लेकर जाएं। ये रहा, और ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, तो इसके साथ इधर कुछ कोण बन रही है। अब जिस कोण पर ये किरण आ रही है, जिस कोण पर ये किरण आ रही है, उसी कोण के साथ ये किरण रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तित होगी।
जैसे अभी मैंने आपको करके बताया कि यहाँ पर अगर ये कोण आई के साथ आ रही तो कोण आर के साथ जाएगी, बट ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा। अगर ये 30 डिग्री के कोण के साथ आता तो 30 डिग्री के कोण के साथ ही जाता। समझ में आई? तो अगर यहाँ से ये जिस कोण के साथ आ रही है ना, जस्ट उसी कोण के साथ इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो मैं इसे उसी कोण के साथ यहाँ से परावर्तित कर देता हूँ। ये रहा, ये रहा, यहाँ पर हो गया, इस तरह से परावर्तित हो गया। आप समझ पाए होंगे। तो जितना कोण यहाँ पर था उतना कोण यहाँ पर बना। अब एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है। क्या नहीं आ रही है? तो समझने वाली बात ये है, क्या ये दोनों किरण जिसे मैंने गुजारा दर्पण से टकराया, वो रिटर्न होने के बाद एक तो सीधे रिटर्न हो गया और दूसरा टकरा करके इधर आया। तो ये दोनों किरण कहीं प्रतिच्छेद कर रही क्या? कहीं एक दूसरे को काट रही क्या? नहीं काट रही है ना। तो क्या प्रतिबिंब बनेगा? नहीं बनेगा, प्रतिबिंब नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को काट ही नहीं रहा है, तो प्रतिबिंब बनेगा कैसे? नहीं बनेगा प्रतिबिंब, बिल्कुल भी नहीं बनेगा प्रतिबिंब। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें तो प्रतिबिंब बनानी है ना, तो हमें कुछ करना पड़ेगा ना। तो प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, सोच कर देखो, ये जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे ये दूर भागता चला जाएगा और ये हमेशा इसे सीधा चलता रहेगा। तो क्या कभी ये एक दूसरे को काट पाएगा? कभी नहीं काट पाएगा, इधर कभी काटेगा ही नहीं। लेकिन हाँ, ये इधर नहीं काटेगा तो हम इसे जबरदस्ती मिलाएंगे। क्या करेंगे? जबरन कटवाएंगे, बोलेंगे काट, हमें प्रतिबिंब बनानी है और तुम्हें प्रतिबिंब बनाना पड़ेगा। तो समझ में आ रही है ना? तो कैसे? तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो किरण इधर रिफ्लेक्ट हो रही है ना, इस किरण को मिलाऊंगा, इसके पास ले जा करके। ये रहा, यहाँ करके ये मिल गया। समझ में आ गई बातें? जहाँ तक ये रहा, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस जो ऐसे गुजर रही है। अब सीधा की देता हूँ, अब प्रिंसिपल एक्सिस समझ पा रहे हो? ठीक, यहाँ तक हो गई। अब यहाँ जा कर के ये काटा नहीं है, बल्कि मैंने इसे कटवाया है। ये एक दूसरे से मिला नहीं, बल्कि मैंने ज़बरदस्ती से मिलाया है। चलो मिल जाओ, मैंने इसे मिलाया है। तो यहाँ पर ये मिल रहा है, तो मैंने क्या बोला? जहाँ पर मिलेगा वहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। एक्चुअली ये खुद से नहीं मिला है, मैंने इसे मिला डाला है। तो जब मैं खुद से मिलाऊंगा, अर्थात आप मिलवा रहे हैं ना, तब जो बनता है प्रतिबिंब, वह प्रतिबिंब होता है अभासी प्रतिबिंब। समझ में आई बातें? प्रतिबिंब इसका बना। ये रहा, ये वस्तु A है तो यहाँ बनेगा A डैश, और ये B है तो यहाँ पर बनेगा B डैश। ये हुआ आपका प्रतिबिंब। समझ में आ गई? तो समतल दर्पण में कैसे बनता है प्रतिबिंब? समतल दर्पण में इस प्रकार से बनता है प्रतिबिंब। एक बात बता दूं तत्काल आप लोग याद रखिएगा, ये आपका बिंब है और ये बिंब और ये ध्रुव, और इनके दर्पण से ध्रुव के दर्पण के ध्रुव से, अर्थात दर्पण से जो बिंब होती है उसके बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं U के द्वारा लिखते हैं। किसके द्वारा? U के द्वारा। और हाँ, दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी होती है उस दूरी को हम लोग लिखते हैं V के द्वारा। दर्पण से वस्तु की दूरी को U के द्वारा और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को V के द्वारा लिखते हैं। ये था हमारा समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। इस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। तो आइए इसकी मोटी मोटी बातों को नोट किया जाए। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रही है उसमें क्या हो रहा है। तो समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब, तो सुनो, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह अभासी प्रतिबिंब होता है। कौन सा प्रतिबिंब बनता है? पहली बात इसकी यह है, अभासी प्रतिबिंब बनता है। क्यों? क्योंकि मैंने इसे जबरन मिलवाया है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वह अभासी प्रतिबिंब होगा। अभासी प्रतिबिंब, स्टॉप करो, अभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। तो अभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? अभासी प्रतिबिंब। इतना आप याद रखना। दूसरी बातें ये आपको याद रखनी है, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है उसमें जो प्रतिबिंब का जो दूरी होता है वह
प्रतिबिंब अर्थात दर्पण से जो वस्तु की दूरी होती है, दर्पण से वस्तु की दूरी, वह दूरी बराबर होते हैं दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी पर। मतलब ये हुआ कि दर्पण में वस्तु को जितना आगे रखोगे ना, दर्पण में वस्तु को जितना आगे रखोगे, जस्ट दर्पण में वस्तु, दर्पण में जो है प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। जितना वस्तु आगे होगा प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा, ये बात होती है। अर्थात ये जो होगा आपका u बराबर होगा v का। दर्पण से जितना वस्तु की दूरी होगी उतना ही दर्पण से प्रतिबिंब का भी दूरी होगा। और दर्पण से वस्तु जितना नज़दीक होगा, बिंब जितना नज़दीक होगा उतना ही नज़दीक होगा दर्पण से प्रतिबिंब। ये बातें होती है। तो आप समझ पाए होंगे कि दर्पण में, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? अभासी प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब बनता है? अभासी प्रतिबिंब। और दूसरा अभासी प्रतिबिंब तो बनता है, उसके बाद दर्पण से जो वस्तु की दूरी होती है, दर्पण से जितना दूरी वस्तु की होती है उतना ही दूरी दर्पण से प्रतिबिंब की होती है। अर्थात वस्तु दूरी बराबर होती है प्रतिबिंब के दूरी की। और तीसरी बात है मैं बोलूँ इसका तो याद रखिएगा कि जो प्रतिबिंब बनता है ना, वह दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? पीछे बनता है। तो यहाँ पर एक बात याद रखना दोस्तों कि जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। तीसरी बात है समतल दर्पण की। चौथी बातें बताता हूँ, अब सुन लो। चौथी बातें क्या होती हैं? जो चौथी बातें होती है ना, वह चौथी बातें ये है कि इसमें पार्श्विक उत्क्रमण होता है। समतल दर्पण में क्या होती है? पार्श्विक उत्क्रमण होता है। पार्श्विक उत्क्रमण होता है, याद रखना। ये बात ही समझ में नहीं ना आई कि पार्श्विक उत्क्रमण क्या होती है? तो आइए मैं आपको समझाता हूँ कि पार्श्विक उत्क्रमण क्या होती है। तो पार्श्विक उत्क्रमण को अगर हमें समझना है तो आपको मैं यह क्रियाकलाप एक बार फिर से करके दिखलाता हूँ मिरर में। ये देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें, इस मिरर में अगर मैं देखूंगा तो जितनी हाइट मेरी होगी वह हाइट तो मेरी रहेगी। बट अगर मैं इस मिरर में अपने इस दाहिने हाथ को पास लेकर के जाऊंगा, इस मिरर में अगर मैं अपने दाहिने हाथ को पास लेकर के जाऊंगा तो मिरर के अंदर क्या होगा कि मिरर में मेरा बायां हाथ नज़दीक आएगा, दर्पण के पास आएगा। ऐसा होता है, ऐसा घटना घटेगा। जैसे अगर दूसरी एक एग्जांपल देखते हैं। आप दर्पण के सामने, ये रहा, ये देखिए, आप दर्पण के सामने पी रखिएगा ना, तो आपको दर्पण में ये पी क्यों बन के नजर आएगी? ये पी आपको क्या दिखेगा? इस तरह से क्यों दिखेगा? अगर आपने दर्पण के सामने पी रखा तो आपको ये क्या पी क्या दिखेगा? क्यों दिखेगा? ऐसा होता है। अगर आपने, दूसरी बात याद रखना, ये कोई बंदा है और इसके हाथ में इस साइड कोई वस्तु है और ये रहा दर्पण, ये दर्पण है। इस बंदे के हाथ में कोई वस्तु रखा हुआ है। दूसरी बात है कि जिस हाथ में इस बंदे के हाथ, मान लीजिए ये बंदा का कौन सा हाथ हो जाएगा? बायां हाथ हो जाएगा। अब बंदे के बायां हाथ में वस्तु रखा हुआ है तो दर्पण में जो बंदा होगा उस बंदे के दाहिने हाथ में वस्तु होगा। ऐसे, इस प्रकार से ये रहा। दर्पण में वह वस्तु बंदे के दाहिने हाथ में होगा। दूसरी, क्या अगर इस बंदे के बाएं हाथ में, मान लीजिए मुझे बायां हाथ में, इस हाथ में कोई वस्तु रखा हुआ है, इस हाथ में
तो इसे अगर हम दर्पण में देखेंगे तो वह दर्पण में बंदे के हाथ में बायां हाथ में दिखेगा। कहाँ दिखेगा? बायां हाथ में दिखेगा। ऐसा होता है। अब दूसरी बातें ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मैंने इसे अपने बाएं हाथ में रखा तो दर्पण में दाहिने हाथ में दिखा, दर्पण वाले बंदे में दाहिने हाथ में दिखा, और मैंने इसे अपने दाहिने हाथ में रखा तो दर्पण में बाएं हाथ में दिखा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों होता है ऐसा? क्या घटना है, क्या बात है सर, बताओ तो। चलिए मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होता है कि वस्तु दर्पण से जितना नज़दीक होगा प्रतिबिंब भी दर्पण से उतना ही नज़दीक होगा। तो ये वस्तु दर्पण से इतना नज़दीक था और बंदे का दर्पण में जो बंदा था उसका जो बायां हाथ था वो तो उधर था, तो उधर लेकर जाता तो ये कंडीशन फॉलो नहीं होता। क्या नहीं होता? कि ये वस्तु था दर्पण के नज़दीक लेकिन प्रतिबिंब में वस्तु बहुत दूर चला जाता, ऐसा होता। तो यहाँ पर कंडीशन ये था कि दर्पण के सामने वस्तु जितना नज़दीक होगा प्रतिबिंब भी उतना नज़दीक बनेगा, ऐसे बनता है। दूसरी बात है कि ये वस्तु जितना ज़्यादा दूरी पर होगा प्रतिबिंब भी उतना ज़्यादा दूरी पर बनेगा। इसी कारण से ये वस्तु दूरी पर था तो उधर, और दाहिने हाथ में था तो उधर बायां हाथ में गया, इसलिए ज़्यादा दूरी हुआ। ये रीज़न होती है और यही घटना है पार्श्विक उत्क्रमण की। बातें समझ में आ गई? बिल्कुल हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनती है। तो ये था समतल दर्पण की मोटी ताज़ी बातें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वह गोलीय दर्पण को लेकर के होगा, जिसमें आपको गोलीय दर्पण के टर्म्स के बारे में बताया जाएगा और जितने भी मिरर टर्म्स होगा ना, दर्पण शब्दावली होगा, वो सभी नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।